नमस्कार। बहारें हमको ढूंढेगी। मैं हूं आपके साथ रितु राजपूत और आज इस कार्यक्रम पे हमारे साथ हैं जाने माने मीडिया कर्मी और संगीत प्रेमी और सिने जगत पर पैनी दृष्टि रखने वाले राजीव कुमार शुक्ल जी। आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। नमस्कार रितु जी, सभी श्रोताओं को भी नमस्कार। और साथ ही हमारे साथ जो उपस्थित हैं, हालांकि आपका परिचय उनसे है, बखूबी आप जानते हैं उन्हें, उनके लेखन से आप परिचित हैं। धुनों की यात्रा, ये पुस्तक आपकी नजरों से जरूर गुजरी होगी। और ये भूमंडल की रात है, ये काव्य संग्रह भी आपने जरूर देखा होगा। और इसके अलावा द ओरल ट्रेडिशन, ये किताब भी आपकी नजर से गुजरी होगी। इतिहासविद हैं और खास करके संगीत की अगर मैं बात करूं तो बहुत 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 बारीक दृष्टि रखते हैं। भारतीय सिनेमा जगत के गीतों पर बहुत गहन अध्ययन, बहुत शोध और उसका परिणाम ये बहुत ही प्यारी सी किताब धुनों की यात्रा। और इसके रचयिता श्री पंकज राग जी हमारे स्टूडियो में इस समय उपस्थित है। स्वागत है, अभिनंदन है। पंकज जी स्वागत। और श्रोताओं, आज बात एक अत्यंत संवेदनशील, एक ऐसे प्रबुद्ध संगीतकार, एक ऐसे विचारशील कलाकार और एक ऐसे प्रगतिशील नवोन्वेषी संगीतकार की जिसने अपने संगीत से सिने जगत को एक अलग विस्तार दिया। स्वाधीनता संग्राम में जहां एक और आजादी के मतवाले अपने प्राणों की बाजी लगाने को आतुर थे, वहीं प्रखर लेखनी के सिपाही अपनी लेखनी की धार से समाज को जागृत कर रहे थे। और दूसरी तरफ संगीत के जरिए आजादी का अलख जगाने में संगीतकार भी जी जान से जुटे थे। और ऐसे संगीतकारों में एक नाम जो बिल्कुल स्वर्णाक्षरों में उभरता है, वो है सलिल चौधरी का। राजीव जी क्या कहते हैं? देखिए, मैं सलिल दा के गानों पर मुग्ध हुआ करता था अपने बचपन में और कैशोरी में जी। बिना ठीक से जाने हुए कि ये सलिल चौधरी के गाने हैं, उनकी क्या विशेषताएं हैं, जैसा कि बचपन में मुश्किल ही होता है जान पाना, लेकिन वो एक अलग मोहकता उनमें मैं महसूस करता था। और मैं जो बात बड़ी दिलचस्प बताना चाहूँगा आपको, जब मैं विश्वविद्यालय में आया, BHU में पढ़ रहा था, उस जमाने में राजू भारतन इलस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया में लिखा करते थे। और उनका एक लेख उसमें मैंने पढ़ा जिसमें उन्होंने सलिल चौधरी का कुछ विश्लेषण किया जी। और उन्होंने लिखा कि सबसे अधिक जो इंटेलेक्चुअल कंपोजर हैं भारतीय सिने जगत के जी, वो सलिल चौधरी हैं। और फिर उन्होंने उसका कुछ कारण बताया कि किस तरह से वो अलग अलग प्रभावों को लेते हैं, उन्हें मिलाते हैं, एक नई चीज़ की रचना करते हैं। और बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे, बहुत ज़्यादा जो आपने विशेषण इस्तेमाल किए, विचारशील, तो ये सब फिर मुझे लगा कि अरे इसको तो मुझे और ठीक से जानना चाहिए। तो फिर मैं उनको जैसे जुड़ा और फिर उनके संगीत में हम सब लोग जैसे कि उससे मोहित भी हुए हैं, उससे जागृत भी हुए हैं, उससे झंकृत भी हुए हैं। क्या बात है, क्या बात है। जी, जी। पंकज जी, आपने तो बहुत बारीकी से देखा है उनके संगीत को और किस तरह से उनके गीत तैयार हुए, कंपोजिशन कितनी कठिन राह से गुजरे। आपने बहुत कुछ देखा है, महसूस किया, फिर उतारा है अपनी किताब में। क्या कहना चाहेंगे? बहुत बहुत सारी बातें हैं जो सलिल चौधरी के बारे में कही जा सकती हैं जी। जैसा अभी राजीव जी ने कहा कि बुद्धिजीवी संगीतकार थे वो, जो आमतौर पे फिल्मों के संगीतकार नहीं होते हैं, बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति थे जी। और उन्होंने एक 1950s में एक आर्टिकल लिखा था, द क्राइसिस ऑफ मॉडर्न बंगाली म्यूजिक, जिसमें उन्होंने ये लिखा था कि बंगाली संगीत जो है बहुत संकीर्ण हो गया है और उसको स्थानीय और क्षेत्रीय अभिव्यक्ति के दायरों से निकालकर अंतर्राष्ट्रीय लोक प्रभावों को अपनाने की आवश्यकता है। सलिल चौधरी मानते थे कि आम आदमी की जो आकांक्षाएं हैं, आह्लाद हैं, विषाद के क्षण हैं या जीवन दृष्टि है, वो सभी पूरे विश्व के लोक संगीत में जी एक तरह से ही प्रभावित होते हैं। जैसे वोल्गा नदी का नाविकों का गायन जी और बंगाल का भटियाली गायन, दोनों में कई समानताएं मिलती हैं जी। तो वो चाहते थे कि म्यूजिक शुड बी इंटरनेशनल। बिल्कुल बिल्कुल। और शायद यही कारण है कि उनके संगीत में पाश्चात्य संगीत का असर भी दिखता है। पाश्चात्य का मिलता है, वेस्टर्न फोक का भी मिलता है। बिल्कुल। और हार्मनी और सिम्फनी, इन दोनों को तो उन्होंने अपनी बहुत सारी रचनाओं में प्रयुक्त किया, मेलोडी के बीच डाला जी, जो उनकी बहुत बड़ी विशेषता थी जी। और आम आदमी का संगीत सबसे बड़ी विशेषता उनकी बनी, जिसमें संघर्ष की आवाज़, मजदूरों किसानों की आवाज़, एक तरह से आप कह सकते हैं कि मात्र शास्त्रीय या महफिली या रूमानी गीत नहीं। बिल्कुल,
क्योंकि वो दौर ऐसा था पंकज जी कि उस समय एक तरफ तो स्वाधीनता संग्राम का बिल्कुल बच रहा था और फिर जब वो कोलकाता में रहे तो उन्होंने बहुत सी ऐसी घटनाओं को घटते हुए देखा जिसने उनके संवेदनशील हृदय पर बहुत असर छोड़ा। तो हमारे जो बहुत सारे श्रोता राजीव जी इस समय बहुत नजदीक आ गए होंगे अपने अपने रेडियो सेट के, क्योंकि बात का सिलसिला कुछ इतनी गंभीरता से और इतनी संजीदगी के साथ शुरू हुआ कि सभी की दृष्टि ये ढूंढ रही होगी कि आखिर कौन 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 और कौन सा गीत। तो आज सबसे पहले उस बेमिसाल गीत से शुरुआत, क्योंकि स्वाधीनता का जिक्र हुआ और एक ऐसा गीत जो उनके कंपोजिशन से बंधा, काबुली बाला फिल्म का। तो अगर आप दोनों की इजाजत हो तो हम उस फिल्म के गीत से शुरुआत करें राजीव जी। मेरे प्यारे वतन। जी बिल्कुल, वो तो ये भी थोड़ा अफगानी फोक पे ही बेस्ड है। तो इससे पहले कि बातचीत का सिलसिला और आगे बढ़े, ये प्यारा सा और बेहद दिल में उतर जाने वाला गीत आपकी नजर। है मेरे प्यारे वतन, है मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान, तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी आबरू, तू ही मेरी जान। है मेरे प्यारे वतन, है मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान। तेरे दामन से जो आए उन हवाओं को सलाम, तेरे दामन से जो आए उन हवाओं को सलाम, चूम लूं मैं उस जुबां को जिस पे आए तेरा नाम। सबसे प्यारी सुबह तेरी, सबसे रंगी तेरी शाम, तुझ पे दिल कुर्बान, तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी आबरू, तू ही मेरी जान। माँ का दिल बन के कभी सीने से लग जाता है तू, माँ का दिल बन के कभी सीने से लग जाता है तू, और कभी नन्ही सी बेटी बन के याद आता है तू। जितना याद आता है मुझको उतना तड़पाता है तू, तुझ पे दिल कुर्बान, तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी आबरू, तू ही मेरी जान। छोड़ कर तेरी ज़मीं को दूर आ पहुँचे हैं हम, छोड़ कर तेरी ज़मीं को दूर आ पहुँचे हैं हम, फिर भी है यही तमन्ना तेरे ज़र्रों की कसम, हम जहाँ पैदा हुए
उस जगह ही निकले दम, तुझ पे दिल कुर्बान। तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी आबरू, तू ही मेरी जान। है मेरे प्यारे वतन, है मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान। बहुत ही अच्छा और मधुर गीत राजीव जी। जी निश्चित रूप से, और मन्ना डे के गीतों में भी यानी जो विशेष स्थान से प्राप्त है। मन्ना डे ने देशभक्त के कई गीत गाए। बंदनी का गाना है मतरो माता लाल तेरे मोह तेरे, पर ये जो है इसमें जो एक पंकज जी ने कहा कि वो अफगानी वाद्य यंत्रों का इस्तेमाल भी है, लोक वाद्य यंत्रों का, और साथ साथ धुन भी जो अपने आप बहुत सुंदर है, बहुत मार्मिक है। हाँ बहुत मार्मिक है। अच्छा, शब्द भी जो इसके असरदार है। हाँ, और कभी नन्ही सी बेटी बन के याद आता है। तो देश को इस रूप में याद करना है ना, देश को अपने संबंधों के जरिए याद करना। बिल्कुल बिल्कुल। और पंकज जी, यहाँ जब हम सलील दा की बात करते हैं, श्रोताओं आपको बताते चले कि बहुत प्यार से उनके चाहने वाले उन्हें सलील दा कहा करते थे, और दा का मतलब भाई होता है। तो पंकज जी, हम ये बात, मैं ऋतु जी यहाँ जोड़ दूं कि सलील चौधरी पर इंटरनेट अगर कभी आप देखेंगी तो आपको अन्य लोगों के मुकाबले काफी अलग ढंग से सामग्री संजोई हुई मिलेगी, और salilda.com नाम से एक साइट ही है। जी बिल्कुल बिल्कुल। उनके बहुत रेयर से रेयर गाने हैं, अनरिलीज्ड गाने। अच्छा, जब हम उनके जीवन की बात करते हैं, हमने ये देखा कि 5-6 साल की उम्र से जो व्यक्ति संगीत के सागर में उतर पड़ा हो, तो उसकी बारीकियों का जब तक वो जवां हुआ होगा आप अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन खास करके मैं जिक्र करना चाहूंगी उनके पिता का, जो पाश्चात्य संगीत के बहुत, उनके पास वेस्टर्न क्लासिकल म्यूजिक जबरदस्त कलेक्शन था जी, जो बचपन से वो सुनते थे जी। और साथ में चूंकि उनके पिता आसाम के चाय बागानों में डॉक्टर थे जी, तो चाय बागानों का संगीत जो बाद में भी उनकी कई फिल्मों में आया, उसकी उत्पत्ति मेरे ख्याल से वहीं से हुई होगी। बिल्कुल। और वहीं वो बांसुरी, पियानो, वायलिन सब में पारंगत हुए। सब बजाते थे, हारमोनियम बजाते थे। और मजे की चीज ये कि जब शुरुआती दौर चल रहा था राजीव जी सलील दा का, तो उस समय जब वो छोटे ही थे, जब कॉलेज की तरफ पहुंचे और संगीत में थोड़ा थोड़ा कंपोजिशन देने लगे थे, वो लिखते थे, कविताएं लिखते थे, और खास करके बड़ी उत्तेजक उनकी रचनाएं होती थी, जो उस समय के दौर के लोगों को उद्वेलित भी करती थी। लेकिन ब्रिटिश सरकार की अगर हम बात करें तो उन्हें बहुत चुभती थी। क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, बांग्ला के तो वो गीतकार भी थे, कवि भी थे। हिंदी में सिर्फ उन्होंने संगीत दिया क्योंकि हिंदी भाषा भाषी वो नहीं थे। लेकिन कई उन्होंने उनके बंगला के लिखे गीतों की उन्होंने बंगला में धुन बनाई, जिसको बाद में वो हिंदी में लाए और उन धुनों पे शब्द लिखे गए। जी। अच्छा, और बल्कि पंकज जी, मुझे लगता है कि सलील दा के कुछ ऐसे जो संघर्ष गीत हैं वो भी हिंदी में बाद में अनुवाद करके लाए गए हैं, और वो एक अपने आप में एक अलग आस्वाद देते हैं, बहुत सुंदर आस्वाद देते हैं। शायद पंकज जी आपको याद हो बांग्ला का, राजीव जी हो सकता है आपको भी याद हो, क्योंकि आप बांग्ला संगीत पे बहुत पकड़ रखते हैं, सुनते बहुत हैं। एक गीत था विचारों तक, इस तरह पूरी पंक्ति नहीं, पति तुम्हार विचार कोरबे जो बड़ा ये बंगाली कीर्तन शैली में था जी। और ये बेसिकली ब्रिटिश लीगल सिस्टम के खिलाफ था, और इसमें हारमोनी का भी बहुत सुंदर इस्तेमाल था। जी। तो ये अगर गाना उपलब्ध हो तो इसको जरूर सुनवाएं। हम पूरी कोशिश करते हैं, और जो शीशे के पार हमारी प्रोड्यूसर बैठी हैं उनसे ये निवेदन कि ये गाना आप जरूर हमारे श्रोताओं तक पहुंचाएं। বিচারপতি তোমার বিচার করবে যারা আজ জেগেছে এই জনতা, বিচারপতি তোমার বিচার করবে যারা আজ জেগেছে এই জনতা, তোমার গুলির তোমার ফাঁসির তোমার কারাগারের পেছন ছুটবে তারা ওজনে তাই জনতা। ফাঁসির কাঠে ঝুলবে তারা, তোমার সভায় আমির যারা ফাঁসির কাঠে ঝুলবে তারা, তোমার রাজা মহারাজা করো
প্রাণ পেয়েছে তারা ক্ষুদিরামের রক্ত বীজে প্রাণ পেয়েছে প্রাণ পেয়েছে ক্ষুদিরামের রক্ত বীজে প্রাণ পেয়েছে প্রাণ পেয়েছে তারা জালিয়ানের রক্ত স্থানে প্রাণ পেয়েছে প্রাণ পেয়েছে জালিয়ানের রক্ত স্থানে প্রাণ পেয়েছে প্রাণ পেয়েছে তারা ফাঁসির কাঠে জীবন দিয়ে প্রাণ পেয়েছে প্রাণ পেয়েছে ফাঁসির কাঠে জীবন দিয়ে প্রাণ পেয়েছে প্রাণ পেয়েছে গুলির গায়ে কলজে ছিঁড়ে প্রাণ পেয়েছে প্রাণ পেয়েছে গুলির গায়ে কলজে ছিঁড়ে প্রাণ পেয়েছে প্রাণ পেয়েছে প্রাণ পেয়েছে এই জনতা বিচারপতি তোমার বিচার করবে যারা আজ জেগেছে এই জনতা বিচারপতি তোমার বিচার করবে যারা আজ জেগেছে এই জনতা বিশ্ব যারা সর্বহারা তোমার বিচারে সেই নিপীড়িত জনগণের পায়ের ধারে বিশ্ব যারা সর্বহারা তোমার বিচারে সেই নিপীড়িত জনগণের পায়ের ধারে ক্ষমা তোমায় চাইতে হবে নামিয়ে মাথা হে বিধাতা ক্ষমা তোমায় চাইতে হবে নামিয়ে মাথা হে বিধাতা রক্ত দিয়ে শুদ্ধে হবে নামিয়ে মাথা হে বিধাতা রক্ত দিয়ে শুদ্ধে হবে নামিয়ে মাথা হে বিধাতা ঠিক জনতা এই জনতা বিচারপতি তোমার বিচার করবে যারা আজ জেগেছে এই জনতা বিচারপতি তোমার বিচার করবে যারা আজ জেগেছে এই জনতা शुदा, ये गाना तो आपने सुना, लेकिन इस गाने के पीछे जैसा कि पंकज जी जिक्र भर कर रहे थे कि ये लोगों को उस समय के शासन को बहुत ज्यादा खला और इतना खला कि उन पर पाबंदी लगने लगी, उनके लेखों पर, उनकी प्रस्तुति पर, और कुछ समय के लिए उन्हें अंडरग्राउंड भी होना पड़ा। पंकज जी, मेरे ख्याल से होना पड़ा। ये बात लगभग 2 साल तक। देखिए ऋतु जी, इसमें एक सिलसिलेवार ढंग से वो चले और उनकी अपनी जो व्यक्तिगत चेतना जैसे विकसित हुई, जिसमें कि जैसा पंकज जी ने बताया कि असम के चाय बागानों में वो होते थे और वहाँ के उनके पिताजी वहाँ नाटक भी कराते थे और उन नाटकों में उन लोगों को भी बतौर कलाकार लेते थे और उनके लिए ही वो नाटक करते थे। तो आम लोगों के लिए, शोषित लोगों के लिए, दलित पीड़ित लोगों के लिए सहानुभूति, उनके साथ संवेदना, उनके साथ एकजुटता और संगीत के जरिए और कला के जरिए उनकी लड़ाई को आगे बढ़ाना, ये सलील दा के व्यक्तित्व में बहुत शुरू से घुल मिल गया। और घुलने मिलने से ये हुआ कि जो अलग तरह का विस्तार वो पा रहे थे अपने संगीत में, वो कहीं ना कहीं उनकी कई सारी फिल्मों, खास करके मैं जिक्र करूंगी 2 बीघा जमीन, जो शायद बंगला में रिक्शा वाला के नाम से बनी थी। उन्होंने असल में उसकी कहानी लिखी थी उन्होंने इस फिल्म की। और इस फिल्म को जब हम देखते हैं और इसके जब गीतों की बात होती है राजीव जी, तो आप सिहर जाते हैं, आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, चाहे शब्द कहें, चाहे संगीत कहें, या बलराज साहनी जी का बेमिसाल अभिनय कहें। हाँ, इसके गीत भी आप देखिए तो इप्टा का एक आरंभिक गीत था। इप्टा से काफी एसोसिएटेड रहे सलील चौधरी आरंभ में, इंडियन पीपुल्स थिएटर एसोसिएशन। हाँ, तो उसका एक गीत था उरु टाका टाका ताधीना। उसकी धुन पर उन्होंने बनाया था हरियाला सावन ढोल बजाता आया रे, धरती कहे पुकार के, जो गाना है वो रेड आर्मी के मार्चिंग सॉन्ग से प्रेरित था। वाह वाह वाह। तो आइए हरियाला सावन सुना जाए, आइए सुनते हैं। तक 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 तगिन तगिन गिन गिन रे, जग 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 जगिन जगिन गिन गिन रे, उर जग जग उर जग जगिन उर तक तक उर जग जगिन उर जग जग उर जग जगिन उर जग जग जग। हरियाला सावन ढोल बजाता आया, दिन तक तक मन के मोर नचाता आया। हरियाला सावन ढोल बजाता आया, दिन तक तक मन के मोर नचाता आया। मिट्टी में जान जगाता आया, धरती पहनेगी हरी चुनरिया बन के दुल्हनिया। एक अगन बुझी एक अगन लगी मन मगन हुआ, एक लगन लगी आया आया रे आया आया रे।
हरियाला सावन ढोल बजाता आया, दिन तक तक मन के मोर नचाता आया, मिट्टी में जान जगाता आया, धरती पहनेगी हरी चुनरिया बन के दुल्हनिया। एक लगन बुझी, एक अगन लगी, मन मगन हुआ, एक लगन लगी, या रे या रे या। बैठना तू मन मारे, आगन चले जा पवन चले, आजा मिलजुल के गाए जीवन का गीत नया। एक अगन बुझी, एक अगन लगी, मन मगन हुआ, एक लगन लगी, या रे या। ऐसे बीज बिछारे, तुझे न उगे दुख दर्द मिटे। ऐसे बीज बिछारे, तुझे न उगे दुख दर्द मिटे। नैनों में नाच रे सपनों का धान हरा, नैनों में नाच रे सपनों का धान हरा। हरियाला सावन ढोल बजाता आया, दिन तक तक मन के मोर नचाता आया, मिट्टी में जान जगाता आया, धरती पहनेगी हरी चुनरिया बन के दुल्हनिया हो। एक अगन बुझी, एक अगन लगी, मन मगन हुआ, एक लगन लगी, आई 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 पंकज जी, आप उस गीत का जिक्र कर रहे थे, धरती कहे पुकार के। अच्छा, ये आपने तो चूंकि हर गीत के राग को, थाट को बहुत नजदीक से देखा है, महसूस किया, इस गीत के कंपोजिशन के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, ये बेसिकली रेड आर्मी का जो मार्चिंग सॉन्ग है उसकी धुन से प्रेरित है जी। और इसमें इन्होंने सलील ने भारतीय संदर्भ देने की कोशिश की है और ऐसा लगता है कि ये कहीं ना कहीं हमारे लोक संगीत का भी हिस्सा है। जब आप इसको सुने तो आपको लगेगा कि ये तो भारत का भी कहीं ना कहीं का लोक संगीत इसमें झलक रहा है। जी 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 जी। तो ये जो सलील की आकांक्षा थी कि म्यूजिक तो इंटरनेशनल होता है, तो इस तरह का सामंजस्य वो हमेशा लेके चलते थे। ये गीत लिखा भी अद्भुत गया। हाँ। शैलेंद्र का गीत है जहाँ तक मुझे याद है, और इसमें जो हुक है किसान की, मौसम बीता जाए, और अपनी कहानी छोड़ जा, कौन कहे फिर इसोरा तू फिर आए ना आए, तो ये और जिस तरह से इसकी धुन, इसके बोल, इसका फिल्मांकन तो है ही, जो मतलब वो सर वो जो शब्द है ना, बीज बिछाले प्यार की, कितनी प्यारी पंक्ति है, कितनी प्यारी पंक्ति। किसान की जो गाथा है, क्योंकि जैसा पंकज जी कह रहे थे कि रिक्शा वाला नाम से उन्होंने एक कहानी लिखी थी, और वो मतलब बांग्ला में लिखी थी। फिर उसके बाद वो चाहते थे, उनके दोस्त हुआ करते थे ऋत्विक घटक और मृणाल सिंह, तो उनके साथ मिलकर इसको फिल्म के रूप दिया जाए, इनकी चर्चा होती थी। बिमल रॉय काफी बड़ा नाम बन चुके थे और वो कलकत्ता आए हुए थे, और वो किसी गोष्ठी में कहीं कैसे उनकी मुलाकात हुई, उनको ये कहानी फिर उन्होंने लेकर चले गए, और फिर कुछ दिन बाद उन्होंने खबर भेजी कि आओ मुंबई आओ तो मुंबई आओ, तो फिर सलील चौधरी गए, और इस तरह से 2 बीघा जमीन उनकी ही लिखी कहानी पर बनी हुई फिल्म है। पंकज जी, जब इस फिल्म की बात हो रही है, हालांकि इसकी बहुत लंबी चर्चा हो सकती है, लेकिन हम लोग एक एक उसमें बढ़ेंगे। मुझे लगता है कि 2 बीघा जमीन के संगीत की चर्चा में मुझे वो लोरी भी, लोरी तो आजा नींदिया, मैं मानता हूँ कि हिंदी फिल्मों की सर्वश्रेष्ठ जो 4-5 लोरियां आप चुने उनमें से एक है।
सब रंग गए एक रंग में, तूने ये क्या जादू किया। आजा रिया नींद संसार की रानी है तू, राजा है मेरा लाडला। दुनिया है मेरी गोद में, पूरा हुआ सपना मेरा। आजा रिया नींद तू, आजा रिया नींद तू। अच्छा, जब हम सलीलता की बात करते हैं तो ये आप हम तीनों ही कहीं ना कहीं इस चीज से सहमत है कि सर्वहारा या वर्ग की बात करें या शोषित वर्ग की बात करें या आम आदमी की बात करें, वो उनको बहुत नजदीक से न सिर्फ देखते थे बल्कि उनके संघर्षों को जीते भी थे। एक बार का वाकया कि शायद वो कोलकाता से मुंबई लौट रहे थे और बीच में ट्रेन से उतर गए और एक गांव में लगभग कई महीनों तक रहे और सिर्फ ये जानने के लिए कि गांव की जिंदगी क्या है, गांव के संघर्ष क्या है, गांव का संगीत क्या है। तो उस नजरिए से उनके संगीत में पंकज जी जो लोक शैली नजर आती है वो बिल्कुल अलग कर देती है उनके संगीत को। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, लोक संगीत तो उनकी कई फिल्मों में झलकता है जी। और जैसा मैंने कहा, सिर्फ भारत का ही लोक संगीत नहीं जी। विदेशों का भी लोक संगीत। अगर इसके कुछ उदाहरण हम देखें तो जैसे विराज बहू उनकी फिल्म थी 1954 में। जी। तो मेरा मन भूला भूला बंगाल का ग्रामीण संगीत है, बैरागी शैली का बहुत खूबसूरत सा संगीत है। फिर माझी रे उसी फिल्म का निर्मलेंदु चौधरी से गवाया हुआ, जो कि बंगाल के बहुत बड़े लोक गायक थे। फिर काबुली वाला का गाना तो आपने सुना ही दिया। जी जी। और लेकिन काबुली वाला का एक दूसरा गाना है जो हटियाली है, गंगा आए कहाँ से, बहुत प्यारा। और वो हेमंत कुमार के स्वर में है। अच्छा, इन दोनों की जोड़ी भी बहुत ही कई सारे गीत इन दोनों ने मिलके अद्भुत रचे। नौकरी फिल्म का एक बहुत मशहूर गीत है, छोटा सा घर होगा, वो नेपाली लोक गीत से प्रेरित है। जी। और ये किशोर कुमार के स्वर में। यहाँ सुनते चलें क्या पंकज जी? राजीव नेपाली ये जो लोक गीत है, छोटा सा घर होगा बादलों की छांव में। और 1954 में शायद ये फिल्म आई थी। और इसमें जो साथ साथ जो वो स्वप्न जिस तरह धड़कता हुआ महसूस होता है। जी। तो आइए सुनते हैं इस गीत को। छोटा सा घर होगा बादलों की छाँव में, आशा दीवानी मन में बंसुरी बजाए। छोटा सा घर होगा बादलों की छाँव में, आशा दीवानी मन में बंसुरी बजाए। हम चमकेंगे तारों के उस गाँव में, आँखों की रोशनी हरदम ये समझाए। चांदी की कुर्सी पे बैठे मेरी छोटी बहना, चांदी की कुर्सी पे बैठे मेरी छोटी बहना, सोने के सिंहासन पे बैठे मेरी प्यारी माँ। मेरा क्या मैं पड़ा रहूँगा अम्मी जी के पाँव में, मेरा क्या मैं पड़ा रहूँगा अम्मी जी के पाँव में। आई रे आई रे आई रे आई रे। छोटा सा घर होगा बादलों की छाँव में, आशा दीवानी मन में बंसुरी बजाए।
मेरी छोटी बहना नाज़ों की पाली शहजादी, मेरी छोटी बहना नाज़ों की पाली शहजादी, जितनी भी जल्दी हो मैं कर दूंगा इसकी शादी। अच्छा है ये भला हमारी जाए दूजे गांव में, अच्छा है ये भला हमारी जाए दूजे गांव में। आई रे आई रे आई रे आई रे। छोटा सा घर होगा बादलों की छाँव में, आशा दीवानी मन में बंसुरी बजाए। कहेगी माँ दुल्हन ला बेटा घर सूना सूना है, कहेगी माँ दुल्हन ला बेटा घर सूना सूना है। मन में झूम कहूँगा मैं माँ इतनी जल्दी क्या है। गली गली में तेरे राज दुलारे की चर्चा है, गली गली में तेरे राज दुलारे की चर्चा है। आखिर कोई तो आएगा इन नैनों के दांव में, आखिर कोई तो आएगा इन नैनों के दांव में। आई रे आई रे छोटा सा घर होगा बादलों की छाँव में, आशा दीवानी मन में बंसुरी बजाए। हम चमकेंगे तारों के उस गाँव में, आँखों की रोशनी हरदम ये समझा। राजीव जी, गीत आया था, एक फिल्म आई थी गांव की कहानी, और उसका एक गाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, और उसपे भी कहीं ना कहीं मुझे लगता है सलिलता की सोच परिलक्षित होती है, प्रतिबिंबित होती है। रात ने क्या क्या ख्वाब दिखाया है। राजीव जी क्या कहेंगे? नहीं, ये गाना वास्तव में बहुत सुंदर है, और जैसा कि आपने कहा इसमें एक विशेष तरह की दार्शनिकता है। और इसके साथ एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि तलत महमूद का जो स्वर है, तो सलील चौधरी ने, मुझे लगता है कि जहां तक महिला गायिकाओं का सवाल है, वहां तो लता मंगेशकर लगभग प्रमुख आशा भोसले आती थी, सविता चौधरी भी आती थी। हाँ, सविता चौधरी ने भी गाया है, लेकिन लता मंगेशकर बहुत ज्यादा प्रधान है। लेकिन जो पुरुष गायक हैं उसमें वो अलग अलग इस्तेमाल करते हैं। जैसे किशोर कुमार का हमने भी प्रयोग सुना, और बाद में किशोर कुमार से कुछ और अद्भुत गीत भी गवाए। मुकेश के बड़े सुंदर गीत हैं, और तलत महमूद के मुझे लगता है कुछ सर्वश्रेष्ठ गीत जो हैं, जो गजल शैली से अलग हैं, वो सलील चौधरी के हैं। जी, ये जो गीत है, मतलब ये तो आप अगर देखिए तो ये है बेसिकली बिलावल थाट के आसपास कहीं। हाँ, और दादरा ताल है। वाह। और इसमें जो पाश्चात्य सिम्फनी की पृष्ठभूमि में इस बिलावल को इन्होंने जो स्थापित किया है, वो बहुत ही लाजवाब है, क्योंकि इसमें लगातार बैकग्राउंड में एक हल्की सी सिम्फनी बहती रहती है, जिससे कि रात साकार हो जाती है। आप अगर इसको सुने, इसको आप आधी रात में अगर बिल्कुल चुपचाप सुने, तो इस गीत का असर कुछ और होता है। और वो भी ना धादीना के जो ऐसे इन्होंने बहुत गाने बनाए सिम्फनी को लेके, जैसे रातों के साए घने, अन्नदाता में, इसी तरह का रात की निस्तब्धता में सुना हुआ झिंगरू का स्वर है, साए साए करती रात, और उसमें ये गीत, और वो तो शौपिया के नॉक्टर्नों से प्रभावित है, रातों के साए घने। और वो काफी बाद का सलील का गीत है, 1972 की फिल्म है। बहुत बाद में जया भादुरी की फिल्म थी। लेकिन यहाँ पर ये गाना सुनते चलते हैं अपने श्रोताओं को सुना। रात ने क्या क्या ख्वाब दिखाए, रंग भरे सो जाल बिछाए। आंखें खुली तो सपने टूटे, रह गए गम के काले छाए। रात ने क्या क्या ख्वाब दिखाए। हमने तो चाहा भूल ही जाए, वो अफसाना क्यों दोहराए।
चाहा भूल ही जाए, वो अफसाना क्यों दोहराए, दिल रह रह के याद दिलाए, रात ने क्या क्या ख्वाब दिखाए। चलो जहाँ किस्मत ले जाए, दिल में दिल का दर्द छुपाए, चलो जहाँ किस्मत ले जाए, दुनिया पर आई लोग पर आए, रात ने क्या क्या ख्वाब दिखाए, रंग भरे सौ जाल बिछाए। इस कार्यक्रम की अगली कड़ी आप तक पहुंचेगी। प्रोग्राम आपका अपना बहारें हमको ढूंढेंगी। हमारा जिक्र भी